तो इस तरह एक छोटा बच्चा छोटे से गांव का एक फार्मिंग बैकग्राउंड से वो करके एयरफोर्स के उसमें पहुंचा। एयर वाइस मार्शल लक्ष्मी नारायण शर्मा, सेवानिवृत्त। कि आर्म फोर्सेस ऑफिसर बनने के लिए खाली किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, उसमें एक ऐसी आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, वो देखना चाहते हैं इसकी वो आप यू आर ए होलसम पर्सनैलिटी। तो उस हिसाब से तेजस वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट दैट वन कैन थिंक ऑफ। उसमें पहले उन्होंने कहा कि 50% ऑफ दैट बजट वो खर्च होगा इंडिजिनस डिफेंस इन्वेंट्री खरीदने में, और पिछले साल तक वो फिगर 50% से 75% हो गई है। सो इट्स अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड कि इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है पहली बार 1,00,000 करोड़ का मार्क एक साल में पूरा कर गए। कारपेट बॉम्बिंग करी, दे हिट द बंकर्स वेयर दिस पाकिस्तानी ट्रूप्स दे हैड हिट देमसेल्व्स, क्योंकि जब एयरफोर्स ऑपरेशन में आई तो वो बंकर्स में चले गए जो उन्होंने बंकर्स बनाए हुए थे। तो एयरफोर्स हिट दोस बंकर्स, गॉट देम आउट ऑफ इवन देयर हाइडिंग प्लेसेस, एंड दैट्स हाउ आर्मी कुड मूव फॉरवर्ड एंड कैप्चर दोस हाइट्स। नमस्कार, रूट्स, थ्रेड्स एंड रिफ्लेक्शंस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में। हमने पुलिस का हमारे जीवन में क्या रोल होता है ये सबको पता होता है। 10वीं का बच्चा भी बता देता है कि पुलिस का हमारे हर एक भारतीय के जीवन में क्या रोल है, लेकिन शायद इंडियन एयरफोर्स के बारे में उतना पता नहीं होता है। इसलिए आज इंडियन एयरफोर्स के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट, वाइस एयर मार्शल एल.एन. शर्मा जी। एयर वाइस मार्शल एल.एन. शर्मा जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से 2021 में अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त हुआ है। आज हम उनके साथ बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो आप हमसे जुड़े रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को सबके साथ शेयर कीजिए। एंजॉय द शो। नमस्कार सर। नमस्कार मोहिनी जी, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल अच्छे हैं, आप सुनाएं। मैं भी अच्छी हूँ सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया। सर इट्स माय प्लेजर टू हैव यू हियर सर। आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। और मेरे लिए ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि मैं बचपन से फरीदाबाद ज़िले में हमारा गांव पड़ता है। यस यस। तो वहीं पे हम पलवल के पास में छज्जू नगर, तो फरीदाबाद के साथ बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो फरीदाबाद आना, फरीदाबाद में कोई भी एक्टिविटी करना अपने आप में बहुत रोमांचित करती है मुझे। यस सर, यस सर। सर जैसे कि आपने कहा, हम बात कर रहे थे तभी कहा, अभी भी कहा कि आप एक छोटे से विलेज से बिलोंग करते थे जब छोटे थे तब। तो वो छोटा सा विलेज का छोटा सा बच्चा एयर वाइस मार्शल की तौर पे हमारे सामने अभी है। तो आपकी ये जर्नी कैसे हुई, आप इंडियन एयरफोर्स में कैसे ज्वाइन हुए, इसके बारे में सर आप हमें बताइए। मोहिनी जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत एक्साइटिंग जर्नी रही है और बहुत एन्जॉयबल जर्नी रही है। हमारे गांव का नाम छज्जू नगर है, पलवल के पास एक छोटा गांव है, और हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल होता था सिर्फ। तो कक्षा 5 तक हमने अपने गांव में किया, और हाई स्कूल हमने एक पास का गांव है असावटा, वहाँ से हमने पास किया। अब कॉलेज आना था, तो क्योंकि पेरेंट्स, हमारे फादर जो ना फार्मर थे, उस तरह की प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं थी, तो हमने पीयर प्रेशर में आकर, कुछ हमारे फ्रेंड्स मेडिकल स्ट्रीम ले रहे थे, तो हमने भी मेडिकल के लिए ऑप्ट कर दिया, और एसडी कॉलेज पलवल से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया। जब मैं बीएससी में था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर डॉक्टर बनने का वो एप्टीट्यूड भी नहीं है और वो जुनून भी नहीं है।
कुछ और करने की तमन्ना हुई। तो इसी दौरान जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे पास मैंने 2 ऑप्शंस फॉर्म अप किए और फाइनली उसको मैंने क्रिस्टलाइज किया एक ऑप्शन में। वो कैसे किया मैं बताऊंगा। तो ग्रेजुएशन के बाद मैं अम्बाला मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया एंड आई चेंज माय स्ट्रीम। मैंने साइंस से स्ट्रीम चेंज करके लिटरेचर में ज्वाइन किया, एमए इंग्लिश। सर बहुत अलग अलग है आपका एमए इंग्लिश से अभी आप इंडियन एयर मैं वही तभी मैं बता रहा हूँ कि बहुत एक्साइटिंग और बड़ी रोमांटिक वो है। तो वहाँ पे एयरफोर्स इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरफोर्स बेसिस, अम्बाला फाइटर बेस है। तो वहाँ पे हमारे कॉलेज के ऊपर दिन रात वो लड़ाकू जहाज जो है ना उड़ा करते थे और हम लोगों को देखते थे यूनिफॉर्म में जाते हुए, एक डिसिप्लिन लाइफ और कुछ फ्रेंड्स के हम विजिट करते थे। तो मुझे लगा कि अगर हमारी लाइफ भी इस तरह हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन दिया आर्मी में कमीशनिंग के लिए और मैंने एयरफोर्स में अप्लाई किया आर्मी एयरफोर्स में कमीशनिंग के लिए। फॉर्चुनेटली एयरफोर्स केम फर्स्ट, दैट वाज माय फर्स्ट पैशन। ओके। और 1985 में इट वाज एग्जैक्टली 40 इयर्स फ्रॉम नाउ देन आई गॉट ए कॉल अप लेटर और 1985 में मैंने एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन किया। 1 साल की वहाँ ट्रेनिंग होती है। इट्स ए लाइक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मिलिट्री एज वेल एज प्रोफेशनल ट्रेनिंग। एंड 86 में आई गॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमीशन एज ए पायलट ऑफिसर। तो इस तरह एक छोटा बच्चा छोटे से गांव का एक फार्मिंग बैकग्राउंड से वो करके एयरफोर्स के उसमें पहुंचा। सर हम ऐसे आपके जैसे गेस्ट से अभी मिल रहे हैं, उनके साथ आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने जैसा होता है। मतलब इतने साल आपने इतना बड़ा काम किया होता है और आप वो हमारे सामने बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच। यस सर। और मैं फिर बताना चाहूँगा यस सर कि जैसे ही मैंने एयरफोर्स एकेडमी में कदम रखा तो मुझे फील हुआ कि ये मेरा डेस्टिनेशन है और ये मुझे मिल गया है। और उसके बाद जो 35 साल मैंने एयरफोर्स में गुजारे एंड स्टार्टेड फ्रॉम वी वर कमीशन्ड एज ए पायलट ऑफिसर, देन गॉट प्रमोटेड टू फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर एंड एयर वाइस मार्शल। और क्योंकि मैंने जो ब्रांच चूज की थी उसमें एयर वाइस मार्शल इज द हाईएस्ट रैंक और एक ही वैकेंसी है पूरे कंट्री में, तो मुझे बड़ा गर्व फील होता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे दोबारा एक मौका मिले कि अपना कैरियर चूज करने के लिए, तो मैं कहूँगा कि नो अगेन आई लाइक टू ऑप्ट फॉर एयरफोर्स एंड नथिंग लेस। यस सर। सर जो भी भारत के बच्चे हैं अभी कॉलेज गोइंग हैं या चलो हाई स्कूल गोइंग हैं, वो अगर ये आपके जैसा ड्रीम एस्पायर करते हैं तो मतलब उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या वेज है, कैसे वो इस ड्रीम तक जा सकते हैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने के? मोहिनी जी, ये एक थोड़ी सी हमारे सिस्टम में भी कमी है और हमारे पेरेंट्स में भी जो एटीट्यूड्स हैं वो भी थोड़े से अलग हैं कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, नॉट पेरेंट्स, अपने बच्चों को आर्म फोर्सेस एज ए कैरियर एक ऑप्शन चूज करने के लिए मोटिवेट नहीं करते हैं। बट मैं बताना चाहूँगा कि जो आर्म फोर्सेस एज ए कैरियर is probably one of the most exciting and one of the most rewarding like professions। जो आपका सर्विस भी है, कैरियर भी है, प्रोफेशन भी है और वर्क लाइफ बैलेंस भी है, आपका एक रेपुटेशन भी है, एक रिस्पेक्ट भी है एंड ऑल योर लाइफ like you carry that rank and the status। तो एयरफोर्स में 2 तरह से एंट्री होती है, एक तो वायु सैनिक के रूप में और एक अधिकारी के ऑफिसर के रूप में। तो
वायु सैनिक एयरमैन जिसको बोलते हैं, तो आजकल अग्निवीर स्कीम शुरू हो गई है। तो उसका अग्निवीर स्कीम वही है जैसे पहले एनरोलमेंट होता था, देयर इज अ रिटन टेस्ट आफ्टर +2, यू पुट अप एन एप्लीकेशन, जब निकलती हैं हर 6 महीने में निकलती हैं, और आप अप्लाई करते हैं, रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद में एक इंटरव्यू जिसमें कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होती है, ग्रुप टेस्टिंग भी होती है, और मेडिकल होता है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट है। उसके बाद आपको ट्रेड अलॉट होता है कि डिपेंडिंग ऑन कि आपकी आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका स्कोर क्या है, उस हिसाब से ट्रेड अलॉट होता है। ऑफिसर्स के लिए अलग अलग मोड्स हैं एंट्री के। +2 के बाद है नेशनल डिफेंस एकेडमी, पुणे में है, खड़गवासला पुणे में। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमीज इन द वर्ल्ड। अच्छा। और अभी तक जो है ना सिर्फ करीब 3 साल पहले तक ये एंट्री ओपन थी सिर्फ बॉयज़ के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ए वेरी हिस्टोरिक एंड वेरी बोल्ड डिसीजन to permit girls join NDA from 2022 onward. तो वहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग होती है, और 3 साल की वो मिलिट्री और एकेडमिक ट्रेनिंग दोनों होती है। तो 3 साल के बाद में आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है, डिपेंडिंग कि भाई आपने BA किया है, BSc किया है या BTech किया है, यू हैव एन ऑप्शन। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से आपको डिग्री मिलती है, और उसके बाद आप रिस्पेक्टिव सर्विस जिसके लिए आपने ऑप्ट किया है, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, आप रिस्पेक्टिव एकेडमीज में जाते हैं, जहाँ पे आपको सर्विस स्पेसिफिक और आपका ब्रांच स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। एंड वो 1 साल की, एंड देन यू गेट कमीशन एज एन ऑफिसर। सो दैट इज आफ्टर +2। यस। फिर ग्रेजुएशन एंट्री है। तो ग्रेजुएशन एंट्री में लाइक द बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ ऑल ब्रांचेस, यू नो, लाइक उसमें आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं, तो सबके लिए यू नो लाइक देयर इज अ फ्लाइंग ब्रांच, देयर इज अ इंजीनियरिंग ब्रांच, देयर इज एन अकाउंट्स ब्रांच, देयर इज एन एजुकेशन ब्रांच, देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, लॉजिस्टिक्स ब्रांच, मेट्रोलॉजी ब्रांच। तो यू अपीयर फॉर अ रिटन टेस्ट, एक CDS के थ्रू होता है, UPSC के थ्रू, जैसे NDA का भी एग्जाम, रिटन एग्जाम UPSC के थ्रू होता है। कंबाइंड डिफेंस सर्विस का ग्रेजुएशन के बाद में UPSC कंडक्ट करती है, बट उसके अलावा एयरफोर्स भी एक एग्जाम कंडक्ट करती है, उसको FCAT बोलते हैं, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। बट देन रिटन एग्जाम इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट, यू नो, स्पेशली फॉर, ये बड़ी खास बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आर्म फोर्सेस ऑफिसर बनने के लिए खाली किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, उसमें एक ऐसी आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। वो देखना चाहते हैं इसकी वो आप यू आर ए होलसम पर्सनैलिटी, यू आर ए राउंडेड पर्सनैलिटी, कि भाई आप एक बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग है जो एडवर्स सर्कमस्टांसिस में कि दुश्मन के सामने खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी आप एक ऐसा डिसीजन ले पाएं कि जो बिल्कुल सही है और जायज़ है। मतलब दे नीड रोबस्ट बॉडी, रोबस्ट माइंड, बिल्कुल 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 एवरीथिंग, और इंटरपर्सनल स्किल्स इतने अच्छे होने चाहिए कि आप जो है अपने आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपके एक कमांड पे अपनी ज़िंदगी न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। ठीक है, तो उसको वो 5 दिन का रेजिडेंशियल इंटरव्यू होता है, उसको SSB बोलते हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। They, you know, like there are different techniques of, you know, testing, और उसका जो सिलेक्शन रेट है बहुत ही recommended। Is it like उनका वो behavioral pattern observe करते हैं क्या? Like हाँ, देखिए उसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, there is a like series of psychological tests। फिर ग्रुप टेस्ट होते हैं, क्यों ग्रुप टेस्ट में आपको आपका ये कि जैसे योर पब्लिक स्पीकिंग, योर प्लानिंग एबिलिटी, योर एबिलिटी टू टेक द टीम अलोंग। ग्रुप टास्क होते हैं कि आपको टास्क करना है, आपको एक टीम दी हुई है, आपको किस तरह आप एकम्प्लिश करेंगे, आपको कमांड टास्क दिए जाते हैं।
तो और उसके अलावा फिजिकल टेस्ट होते हैं कि आपको सर्टन टाइम में किस तरह की आपका बॉडी और माइंड न्यूरोमोटर जो बैलेंस है वो कितना अच्छा है वो, और उसके अलावा द सीरीज ऑफ इंटरव्यूज कि भी तो वो 3 और लोग जो है ना, जब वो अपनी अपनी असेसमेंट करके दे सिट टुगेदर, दे असेस वेदर द कैंडिडेट इज फिट फॉर बिकमिंग एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर। और ये जो सिस्टम है तीनों सर्विसेज में कॉमन है, जो पैटर्न है, एंड इट इज कॉमन अक्रॉस द ग्लोब। जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं, एडवांस मिलिट्रीज हैं, दे फॉलो द सेम सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर cadre। तो इस तरह का ग्रेजुएशन एंट्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम भी है, तो बहुत सारी वो है एंट्रीज हैं। और ख़ास तौर पे अब गर्ल्स के लिए सबसे बड़ी जो एक्साइटिंग वो है, गर्ल्स अब पहले वो सिर्फ मेडिकल में थी, मेडिकल और नर्सिंग में, फिर 93 से बाकी ब्रांचेस में आनी शुरू हो गई, और अब वो जो है ना 2022 से एनडीए से आनी शुरू होंगी, और अब वो सैनिक स्कूल्स में भी 10% गर्ल्स ली जाती हैं। सो दैट्स ए ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड वुमेन एम्पावरमेंट का, इंक्लूसिविटी का, और जो यूथ पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने का और उसको यूटिलाइज करने का। यस सर। सर, अगर हम पुलिस की बात करें तो हम रोज उनको देख सकते हैं सिटी में, यहाँ वहाँ। हमें पता होता है कि पुलिस का हमारे जीवन में क्या रोल है, वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे देश को वो कैसे सर्व करते हैं। लेकिन सर, अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उतना पता नहीं होता है जितना पुलिस के बारे में हमें पता होता है। तो इंडियन एयरफोर्स का डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली भारत के कॉमन पब्लिक के जीवन में क्या रोल है, और भारत के प्रोटेक्शन के लिए क्या रोल है? ओके, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 3 सर्विसेज हैं, 3 सशस्त्र सेनाएं हैं। आर्मी, बिकॉज आर्मी इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके बाद इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल 3, और पहले इट यूज्ड टू बी रॉयल इंडियन एयरफोर्स, एंड 1932 में इट बिकेम इंडियन एयरफोर्स। और तीनों सर्विसेज का जो चार्टर है, उनका जो जिम्मेवारी है वो बड़ी क्लियरली डिफाइंड है कि आर्मी जो है थल सेना है, उसको लैंड बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। नेवी है वो जो उनको मैरीटाइम जो बॉर्डर्स है या मैरीटाइम इंटरेस्ट है, उसमें उसको जो मैरीटाइम रूट पे जो शिपिंग होती है इंटरनेशनल वाटर्स में, वो भी है। और इंडियन एयरफोर्स का एरियल टेरिटरी है, उसको सेफगार्ड करना है, और जो एयर स्पेस है अपना इंडिया का, उसको डिफेंड करना है। पर जब कभी युद्ध होता है या युद्ध जैसी सिचुएशन होती है, और इवन रूटीन में कोई भी युद्ध जीतने के लिए या कोई भी ऑपरेशन करने के लिए तीनों सर्विसेज की जॉइंट प्लानिंग और जॉइंट ऑपरेशंस किए जाते हैं। एंड जितने भी सक्सेसफुल ऑपरेशंस या वॉर्स हुए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं जिनमें तीनों सर्विसेज ने जॉइंट प्लानिंग एंड जॉइंट एग्जीक्यूशन किया है। तो एयरफोर्स का रोल वॉर टाइम में ये है, और पीस टाइम में वॉर टाइम का तो टू डिफेंड द स्काई, पीस और वॉर दोनों में टू डिफेंड द स्काईज ऑफ द कंट्री, टू मेक श्योर दैट नो अनऑथराइज्ड एरियल object enters into our area or takes off in our airs. That is one. But peace time में बहुत important role जो Indian Air Force जो play करती है, it's called HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief. आप इमेजिन करो, हर साल पूरे देश में बहुत जगह बाढ़ आती है, कहीं पे फायर्स हो जाता है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाते हैं। अगर आपने देखा हो केरला में जब फ्लड्स आई थी कुछ साल पहले, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ था,
कई जगह अपना जंगल फायर्स भी हो जाती हैं। तो जहाँ भी इस तरह की आपदा होती है, हर साल ऑन ए रेगुलर बेसिस इंडियन एयरफोर्स comes to the aid of civil power. You know, this is the role of Indian Air Force in aid of civil power. कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो रिक्वेजिशन करती हैं कि भी हमें ये इशू है, वो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं हमारे रिसोर्सेज में, तो इंडियन एयरफोर्स उनको हेल्प करती है। जैसे हेलीकॉप्टर्स के थ्रू स्टैंडर्ड लोगों को करना, जो फूड देते हैं, फूड सप्लाई वो करना। अगर आप देखें कोविड में जितनी वैक्सीन्स ये और जितना मूवमेंट हुआ बाई एयर, क्यों नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट तो बंद हो गए थे, तो इट वाज ओनली एयरफोर्स एयरक्राफ्ट which continued the supplies of man and material across the country intact, especially जहाँ पे वैक्सीन की बात करूँ। तो उसमें इवन ड्यूरिंग पीस इंडियन एयरफोर्स का और आर्म फोर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन एड ऑफ सिविल पावर। जब भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर आपको अभी जैसे इजराइल में वॉर हो रहा है, ठीक है, यूक्रेन में और रशिया में वॉर हो रहा है, तो जहाँ पे इंडियन नेशनल्स रहते हैं तो उनके लिए स्पेशल मिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड दे ऑल लिफ्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। जब भी कोई यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं किसी वॉर टॉर्न एरिया में, और जहाँ पे यार डिसाइड किया जाता है कि भी आर्म फोर्सेस को भेजना है और इंडिया को उसमें पार्टिसिपेट करना, तो इंडियन आर्म फोर्सेस आई मीन आर ए पार्ट ऑफ इट। सो दैट इज हाउ। तो उसमें ये ह्यूमैनिटेरियन एड, यूएन फोर्सेस, डिजास्टर रिलीफ, ये सब जो ना उनके पीस टाइम रोल है। यस यस, ठीक है। यस सर, मैंने पढ़ा 16 to 24 फाइटर जेट्स का जो ग्रुप होता है उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक नंबर्स, मैं नंबर्स भूल गई, स्पेसिफिक नंबर्स के स्क्वाड्रन का जो ग्रुप होता है उसको विंग बोलते हैं, और ऐसे ही स्पेसिफिक नंबर के कुछ नंबर भूल गई, वो विंग का जो ग्रुप होता है उसको कमांड बोलते हैं। तो ऐसे 5 कमांड्स हमारे इंडिया में है जो इंडिया के 5 अलग अलग फ्रंट्स पे है, लाइक काम कर रहे फ्रंट्स पर। तो इन 5 कमांड्स का क्या रोल है उनके एरिया में, या ये 5 कमांड्स जिस 5 इंडिया के फ्रंट पर है वो कौन से एरियाज है, ये आप हमें स्क्वाड्रन, विंग एंड कमांड्स के बारे में बताइए। आप पता करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? या यस। स्क्वाड्रन एक बेसिक ऑपरेशनल यूनिट है कि जो जिसके अंदर वो स्क्वाड्रन जो है एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन हो सकता है, एयरक्राफ्ट में फाइटर का स्क्वाड्रन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन हो सकता है, हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को हेलीकॉप्टर यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें स्पेसिफिक नंबर होते हैं, जनरली 16 जो है ना, लाइक 14 फाइटर्स प्लस 2 ट्रेनर कम फाइटर, राइट। तो वो उनकी वो जिस स्टेशन पे वो स्क्वाड्रन होता है उस स्टेशन पे और भी स्क्वाड्रन होते हैं। दे कुड बी द सिमिलर काइंड ऑफ द वेपन सिस्टम। एक फाइटर स्क्वाड्रन हो सकता है, एक हेलीकॉप्टर यूनिट हो सकता है, एक मिसाइल स्क्वाड्रन हो सकता है, तो एक रडार स्क्वाड्रन हो सकता है। तो ये सब मिला के ये एक स्टेशन के अंडर आते हैं। और एक जोग्राफिकल एरिया में जो स्टेशंस, जितने एयरफोर्स स्टेशंस आते हैं वो एक कमांड के अंडर आते हैं। तो इंडियन एयर स्पेस को 5 जोग्राफिकल जोन्स या कमांड्स में बांटा गया है। दे आर कॉल्ड ऑपरेशनल कमांड्स। वेस्टर्न एयर कमांड है जो वेस्टर्न और नॉर्थ को केटर करती है, उसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। एक साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, उसका हेडक्वार्टर्स गांधीनगर में है। सदर्न एयर कमांड है जो बेसिकली साउथ
रिलेटेड जो जो थ्रेट इश्यूज हैं और जो या एयरफोर्स जो रिक्वायरमेंट है या एयरफोर्स रोल है, उसको सदर्न एयर कमांड त्रिवेंद्रम में है. सेंट्रल एयर कमांड इज इन प्रयागराज. दिस सेंट्रल एयर कमांड एंड ईस्टर्न एयर कमांड इज एट शिलोंग. तो इन पांचों कमांड्स को असाइन किए हुए हैं कि भाई आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी AOR ये है, और उसके अंदर चाहे कोई एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट है या और किसी तरह की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है या पीस टाइम HADR रिक्वायरमेंट है, वो उस कमांड को असाइन की जाती है. तो ये 5 ऑपरेशनल कमांड है. उसके अलावा हमारे यहाँ 2 स्पेशलिस्ट कमांड हैं. उनको एक है ट्रेनिंग कमांड, कि जितने एयरफोर्स ऑफिसर्स और एयरमैन की जो ट्रेनिंग होती है वो अलग अलग जगह ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में, जनरली वो साउथ में ज़्यादा हैं, तो उसका हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है. और मेंटेनेंस कमांड है, जितने भी मेंटेनेंस यूनिट्स हैं, जो हमारी बेस रिपेयर डिपोज हैं, इक्विपमेंट डिपोज हैं, जो इंजीनियरिंग जो एलिमेंट है, तो उनको सब उनके उसमें डायरेक्शन में, उनके कंट्रोल में काम करते हैं. वो हेडक्वार्टर्स मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है. सो दैट्स हाउ वी आर ऑर्गेनाइज्ड. यस यस. सर, हम जो फाइटर जेट्स है इंडियन एयरफोर्स के पास, वो हम बाहर के देशों से खरीदते थे, लेकिन 2001 में इंडिया ने बहुत एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की. आत्मनिर्भर भारत इस मुहिम के अनुसार, जो कि इंडिया ने सबसे पहला फाइटर जेट बनाया जिसका नाम है तेजस. वो ऑपरेशन में आया तो 2016 में, यस 2016 से यूज़ हुआ. तो सर, ये जो तेजस है, इसकी विशेषताएं क्या है एज कम्पेयर टू जो हम फाइटर जेट्स हमारी कंट्री बाहर से लेते हैं. तेजस लाइट वेट है, उसके लिए इसकी वजह से उसको ईंधन कम लगता है. क्या है सर? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, इंडियन एयरफोर्स में जो इंडिजिनाइजेशन का जो प्लान था, थॉट प्रोसेस, वो 1980s में शुरू हो गया था. आत्मनिर्भर भारत का. आत्मनिर्भर, तो ये शब्द, ये टर्मिनोलॉजी बाद में आई, स्वदेशीकरण का. यस. इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण का. क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इज द बिगेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर ऑल अलोंग. तो हमारा बहुत सारा जो खर्चा है, बहुत सारे जो बजट है, वो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे होता है. तो एंड वी हैव बीन बाइंग इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. तो उसके अलावा, पैसे के अलावा, सबसे बड़ा ये है कि भाई कल को वो सोर्स या वो कंट्री, उसमें कोई इस तरह की डेवलपमेंट हो कि वो सप्लाई ना कर पाए, तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाती है. जैसे आजकल ये जो वॉर्स चल रहे हैं, या कोई जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो जाए, तो उसके लिए किसी भी भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है, रादर वी आर ऑन द कस्प ऑफ द डेवलपमेंट. यस. विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम डिफेंस टेक्नोलॉजी के में आत्मनिर्भर हों. यस. तो वो ये जो आत्मनिर्भर बनने का, स्वदेशीकरण का जो मुहिम था, ये बहुत पहले शुरू हुआ, बट पिछले 10 सालों में इसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं. पहले मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट आया, और अब आत्मनिर्भर भारत वाला कि, और अब ये डिसाइड किया गया है कि भाई जितने हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसके अलावा, जैसे HAL है, BEL है, BHEL है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत कैपेसिटी है, और बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. तो अब तो ये जो LCA जो तेजस है, ये हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है,
डिज़ाइन और डेवलप इंडिया ने किया है, HAL में हुआ है, HAL में, नासिक में। HAL बेंगलोर में, अच्छा, बेंगलोर में HAL के अलग अलग डिविजन्स हैं। और ये क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तो उसका जो नाम ही है कि उसका लाइट वेट हो ताकि उसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा हो, खाली ईंधन का नहीं, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से तेजस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट दैट वन कैन थिंक ऑफ, नो स्पेशली जिस बजट में और जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो बहुत बेहतरीन है। इट्स कॉल्ड 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। और अब पहले मार्क 1 हुआ, फिर मार्क 1A आया, मार्क 2 आने जा रहा है। तो उसमें चेंजेस यही हैं कि भी engine has become more powerful now, एवियोनिक्स ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, उनकी तो रेंज। ये क्या है एवियोनिक्स? एवियोनिक्स रडार्स, जो एयरक्राफ्ट में जो सिस्टम्स हैं विच नेविगेट द पायलट और विच कैरी द विच हेल्प द पायलट टू टेक डिसीजंस कि भाई कैसे फ्लाई करना है, किस हाइट पे पेलोड करना है, टारगेट कैसे सेट करना है। तो उसमें देर इज अ होल गैमेट ऑफ इक्विपमेंट ऑन बोर्ड सिस्टम, दे आर कॉल्ड एवियोनिक्स, राइट। तो जैसे जैसे इनके वर्जन्स जो बढ़ते जा रहे हैं तो उनमें जो एवियोनिक्स सुइट है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है, पेलोड कैपेसिटी जो ना वेपन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, engine has become more powerful now. engine is मतलब? Engine, aircraft engine. Engine? हाँ, engine. Okay. Yeah. जो GE का engine है, so now it has become earlier it was 404, now it's 414. ठीक है? these are all available in public domain. मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो public domain वाली बात कर रहा हूँ, कोई confidential वो नहीं है, because it's a national pride. Yes sir. So it's a landmark achievement. और एयरफोर्स में अभी जो तेजस के स्क्वाड्रन्स हैं वो तेजस को सक्सेसफुली इंडक्ट कर लिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है, अलग जितने अलग हमारे पास अवेलेबल जो वेपन सिस्टम है, प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। सर, हमारे भारत की आत्मनिर्भर मुहिम ने लिया हुआ तेजस एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। ऐसी ही और कौन सी अचीवमेंट्स है आत्मनिर्भर भारत मुहिम की जो आर्म फोर्सेस में आर्म फोर्सेस के रिलेटेड है? मोहिनी जी, आपने जो सवाल पूछा है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रेलेवेंट है, और मैं कहूँगा कि हर भारतीय को इस बारे में जानना चाहिए। यस। आत्मनिर्भर भारत एक विकसित भारत का सब स्टेप है। जब हम आत्मनिर्भर होंगे तभी हम विकसित हो पाएंगे। तो उसके लिए टाइमलाइन प्रधानमंत्री जी ने रखा है 2047 तक हम इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होगा, और उसके बीच में कुछ टाइमलाइंस रखी हुई हैं। तो उसमें आत्मनिर्भर भारत का जो मुहिम है, एक जो पॉलिसी है, उसके तहत सरकार ने कई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं कि जिससे जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले, और जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को एडेप्ट करने में और उनको परचेज करने में दिक्कत ना हो। और तीसरी बात ये कि हमारी कैपेसिटी के अलावा जो सरप्लस कैपेसिटी है, हम अच्छे डिफेंस प्रोडक्ट्स हम दूसरे कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकें। जैसे आपने कहा तेजस के जब डिस्प्लेज होते हैं एयर शोज में अक्रॉस द वर्ल्ड, लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि इतना छोटा जहाज़, इतना हल्का जहाज़, और जिस तरह से वो उड़ता है, जिस तरह वो एरोबेटिक्स करता है, मैनूवरिंग करता है। तो उससे बहुत सारे कंट्रीज़ ने हमें इंडिया को अप्रोच किया है। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने और कई कंट्रीज़ ने हमें अप्रोच किया है,
और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हम तेजस अपनी इन्वेंट्री में, अपनी एयरफोर्स में रखना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहला ये किया कि जो बजट डिफेंस प्रिक्योरमेंट के लिए एलोकेट करते हैं हर साल, उसमें पहले उन्होंने कहा कि 50% ऑफ दैट बजट वो खर्च होगा इंडिजिनस डिफेंस इन्वेंट्री खरीदने में। और पिछले साल तक वो फिगर 50% से 75% हो गई है। सो इट्स अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड। तो उसी तरह का जैसे ये इंडियन एयरफोर्स में जो हमारे वेपन सिस्टम और जो एवियोनिक्स जो हम बना रहे हैं, जो हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना रही है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान है। पिछले सालों में जो जितनी प्रोक्योरमेंट हुई इंडिजिनस आइटम्स की, उसमें से 25% प्राइवेट इंडस्ट्री से आई है। और अगर आप फिगर्स की बात करना चाहें तो मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, पहली बार 1 लाख करोड़ का मार्क एक साल में पूरा कर गया। और उसके अगले साल में 2023-24 में 1 करोड़ 8 लाख से भी ज़्यादा टच कर गया। तो अब जो पूरा है उसमें से 75% DPSUs, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड है एंड दे हैव बीन द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन आवर कंट्री। और वो जो बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसको भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए भी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो DPSUs ही करते आ रहे हैं। बट अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने फॉरेन कंपनीज के साथ, फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेशन करके और वो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने लगे। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल है। और इस साल तक 2025 तक टारगेट है कि जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है वो 1,75,000 करोड़ तक पहुंचे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके अलावा भारत सरकार ने 2 इंडियन डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं। एक वो कॉरिडोर है यूपी में और एक है तमिलनाडु में। तो वो इन ए सर्टन, जैसे यू हैव गॉट दिस IMTs, इंडियन like industrial model townships, EEZ, exclusive economic zone। तो उसी तरह उस एरिया में, आइडेंटिफाइड एरिया में सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रीज ही लगाई जाएंगी। तो ये एक इंडिजिनस आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। तीसरा ये है कि गवर्नमेंट ने इनोवेशन और रिसर्च को वो करने के लिए एक फंड एस्टेब्लिश किया स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए, जिसमें उन्होंने राशि रखी पहले 10 करोड़ कि वो 10 करोड़ ग्रांट इन एड देंगे, आप डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करो, इफ दैट प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड एंड इट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय देम एंड विल बी परचेज बाय डिफेंस सर्विसेज। अब उसको बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने एक सृजन नाम के से एक पोर्टल बनाया, सृजन, तो जिसमें कि करीब 34,000 आइटम्स ऐसे हैं कि जिनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। कि जो लोग वो आइटम्स हैं कि वो लिस्ट है कि ये आइटम्स अगर आपके अंदर, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास कैपेबिलिटी है, तो ये आइटम बनाइए एंड वील बी विलिंग टू बाई। तो उसमें से
ऑलमोस्ट 1/3 आइटम्स, 34,000 का नंबर में से 1/3 ऑफ आइटम्स दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विद इन इंडिया. और एक डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर बनाया 2020 में, और जिसके तहत इस बात पे जोर दिया गया कि अगर हम कोई चीज़, कोई इक्विपमेंट, कोई वेपन सिस्टम, कोई जहाज़ हम बाहर से खरीदते हैं तो वो उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कि वो फर्दर प्रोडक्शन वो इंडिया में करेंगे. अच्छा. ताकि इंडियन इंडस्ट्री को बल मिले, इंडिया में टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हो, इंडियन यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले और हम आत्मनिर्भर बने. तो आत्मनिर्भर जो भारत है वो विकसित भारत बनने के लिए एक बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट है. यस, स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है. एंड वी आर इन द राइट डायरेक्शन. यस. जिस तरह हम चल रहे हैं, जिस स्पीड से, और हमने हमारी ग्रोथ और हमारी इकोनॉमी इसी तरह ग्रो करी, तो आई एम श्योर यू नो वेल बिफोर 2047 हम हिंदुस्तान एक डेवलप्ड कंट्री होगा. सर, हम बाहर के देशों से जो फाइटर जेट्स खरीदते हैं, जैसे कि सुखोई है, राफेल है, विग है, इनकी क्या विशेषताएं हैं या इनके कुछ ड्रॉबैक्स है क्या? पहली बात तो कोई भी वेपन सिस्टम, कोई प्लेटफॉर्म, चाहे वो एयरफोर्स के लिए है, आर्मी के लिए है, नेवी के लिए, जब वो खरीदा जाता है उससे पहले हमारी बहुत सारी कंसल्टेशंस होती हैं. आपको एक कार खरीदनी है तो आप कितना सर्वे करते हैं? यस. किसी ने ली है उसको भी पूछते, उनके घर जाके चला के देखते हैं. उसके घर. उसी तरह वेपन सिस्टम के सबसे पहले तो आपको कि आपको किस तरह की कार चाहिए. हैचबैक चाहिए, सेडान चाहिए, या एमयूवी चाहिए, 5 सीटर चाहिए, 7 सीटर चाहिए, आपका बजट कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड उस तरह का. उसी तरह वेपन सिस्टम का कि एक हमने फोर्स लेवल डिसाइड किए हुए हैं कि अपने भारत की सुरक्षा के लिए हमें इतने लोग चाहिए, इतने अधिकारी चाहिए, इतने जवान चाहिए, इतने अधिकारी एयरफोर्स में चाहिए, इतने वायु सैनिक चाहिए, और उसी तरह नेवी में उतने सेलर चाहिए, उतने ऑफिसर्स चाहिए. एयरफोर्स की बात करूं तो उसमें यह है कि स्क्वाड्रन का कॉन्सेप्ट है. स्क्वाड्रन का कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो ऑप्टिमम फोर्स लेवल है, हमारे पास में 42.5 फाइटर स्क्वाड्रन होने चाहिए. तभी हम जो थ्रेट परसेप्शन जो हमने असेस की हुई है, बिकॉज हमारे एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, तो ये जितने भी पूरी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को असेस करके वो फोर्स लेवल डिफाइन किए जाते हैं. तो जैसे ही कोई इक्विपमेंट या कोई एयरक्राफ्ट अपनी लाइफ कंप्लीट करता है, उससे पहले ये जो परचेजिंग, प्रिक्योरमेंट या मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है वेल बिफोर दैट. तो ये जो एयरक्राफ्ट जो Su-30 है या राफेल है या मिराज 2000 है या MiG-29 है, MiG-29, तो ये या जगुआर है, ये सब हमारे इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदे गए. और क्योंकि दे बीन मैन्युफैक्चर्ड अब्रॉड, तो कई वहाँ की वेदर कंडीशंस अलग हैं. बट जब हम खरीदते हैं तो हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कराते हैं. जिस हाइट्स पे ऑपरेट करना है, जिन टेम्परेचर्स पे ऑपरेट करना है, उसमें वो मॉडिफिकेशन किए जाते हैं. सो दे मीट आवर रिक्वायरमेंट and it is done after a lot of study, lot of trials and lot of competitive bidding and comparisons. कि टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर हो, कॉम्पिटिटिव कॉम्बैट एज हो और इकोनॉमिकल भी हो. यस.
और सर तेजस में और इन फाइटर जेट्स में जो हम बाहर से खरीदते हैं, इनमें क्या तेजस Difference क्योंकि है। हमारा अपना प्रोडक्शन है, उसकी खास बात और एक बहुत यूनिक वो है कि इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो कम है, और जो उसमें इंजन, एवियोनिक्स, एयरफ्रेम और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो जितनी उसकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा है। सो इट्स ए रियल वैल्यू फॉर मनी। और आगे आने वाले टाइम में हम जितने भी MiG-21 स्क्वाड्रन फेज आउट हो रहे हैं तो उसको दे आर गोइंग टू बी रिप्लेस बाय तेजस स्क्वाड्रन। सो तेजस इज गोइंग टू बी द मेन स्ट्रीम। हालांकि इसको 4th जनरेशन फाइटर बोला जाता है। एंड अब जो रिक्वायरमेंट है और अब जो बात हो रही है, चाहे वो राफेल है या F-35 है, वो 5 जनरेशन 5G उसकी बात हो रही है। बट हमें एक बैलेंस्ड फोर्स रखनी है, तो उसके लिए तेजस इज एन अप्रोप्रिएट वेपन प्लेटफॉर्म जो हमारे इंडिया की रिक्वायरमेंट को सूट करता है। और ये हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बनेगा, बिकॉज इट इज गॉट ए ट्रिमेंडस लाइक परफॉर्मेंस, and last 8 years it has been in the squadron service, and it has done very well. सर इंडियन एयरफोर्स में ड्रोन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? ओके, वैसे तो ड्रोन टेक्नोलॉजी लाइक एक रिवोल्यूशन लेके आई है, बट हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स UAV जो है ना बहुत पहले से, जिसको आज आप ड्रोन कहते हैं, हम उनको UAV बोलते हैं, कि जिसमें दे आर एयरक्राफ्ट बट दे आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। एंड उनका काम रिकॉनिसेंस, सर्वे, रेस्क्यू, इंटेलिजेंस गैदरिंग, इसके लिए किया जाता है। तो स्क्वाड्रन लेवल पे हमारे पास में UAVs हैं, सर्विस में रहे हैं, एंड दे हैव डन वेरी वेल। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से जो रूटीन की जो रिक्वायरमेंट है, कोई जो लोकल लेवल की जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं कि स्टेशन लेवल पे, कमांड लेवल पे सम ड्रोन्स आर परचेज, सम ड्रोन्स आर procured from indigenous like companies, and they'll be utilized for the reconnaissance and surveillance. That'll be the use. yes. सर आज अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द फील्ड्स आर ड्रिवन बाय AI का बहुत बड़ा रोल है आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ये थोड़ा अपने सब्जेक्ट से अलग विषय हो जाएगा, बट मैं आपको बताती हूँ। मेरे मास्टर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी रेवाड़ी आए थे, आई थिंक कुछ वीक्स पहले ही आए थे। उनका पर्ल्स ऑफ विजडम करके इवेंट था उसमें। तो गुरुदेव उस इवेंट में गुरुदेव ने बताया कि ऐसे भी टेक्नोलॉजी आएगी कि जैसे हम चेयर पे बैठे हैं सर, ऐसे हम चेयर पे बैठेंगे, यहाँ पे बटन्स रहेंगे कहीं पे और चेयर्स उड़ेंगी। मतलब अब जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं ऐसे नहीं होगा, चेयर्स उड़ेंगी और फ्लैट सिस्टम होती है ना सर, वहाँ पे लैंडिंग स्टेशंस रहेंगे, डिपार्चर स्टेशंस एंड लैंडिंग स्टेशंस। तो there were audience in front of him, and someone asked कि फिर तो स्काई में तो ऐसे टकरार, तो गुरुदेव बोले वो सब AI से मैनेज होगा। तो ये AI टेक्नोलॉजी का क्या रोल है ये फाइटर जेट्स? देखिए मोहिनी, इंडियन एयरफोर्स टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विस रही है शुरू से ही। यस। क्योंकि जो सोफिस्टिकेशन एविएशन में जो चाहिए वो दैट हैज़ टू बी द बेस्ट। वो उसमें वो कोई कंसेशन नहीं है।
एआई के ज़रिए हमारे जो ट्रैकिंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, जो रडार्स के ज़रिए जो हम एयरक्राफ्ट को ट्रैक करते हैं और उनको सर्वेलेंस करते हैं, तो हमारे जो रडार्स का जो सिस्टम्स हैं वो बहुत इम्प्रूव हो गया है, चाहे वो ग्राउंड बॉर्न बेस्ड रडार हैं या एयरबॉर्न रडार हैं, बिकॉज दे ऑल यूज एआई. So that way, for the pilot in the air or for the controller on the ground, radar station, वो AI ने वो solution और वो information देते हैं which is absolutely real time and which is absolutely authentic. तो इंडियन एयरफोर्स AI का इस्तेमाल बहुत पहले से कर रहा है और अब उसको इट इज़ कम इन ए बिग वे. अब जो पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि एक तो फिजिकल फ्लाइंग होगी, दैट यू फ्लाइंग एन एरोप्लेन, बट उससे पहले आप सिमुलेटर फ्लाइंग करते हैं. तो आपको सिमुलेशन के लिए जितने एआई एनेबल्ड सिस्टम्स हैं वो पायलट को फिजिकली और मेंटली ज़्यादा तैयार करते हैं, एंड उसकी जो स्किल लेवल्स है, प्रोफिशिएंसी है जो फ्लाइंग की और जो एक्यूरेसी है, दैट बिकम्स बेटर एट ए लेसर एफर्ट. यस. Okay, so AI plays a very important role in training as well as in operational scenario. So that is the role. सर, कारगिल युद्ध में इंडियन एयरफोर्स का बड़ा रोल था. कारगिल युद्ध में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी. आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए. देखिए, आपकी जनरेशन के और सब लोगों को एक इट्स एन कॉमन नॉलेज, और आजकल जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं, आजकल एक आम आदमी को भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है. yes. इंटरनेट के जरिए, न्यूज़ के जरिए, सोशल मीडिया पे. कारगिल एक अलग तरह का युद्ध था कि जिसमें उन्होंने जो इंट्रूजन था वो पाकिस्तानी जो आर्मी ने जो किया वो उस हाइट पे किया कि देवर ऑन ए वेंटेज पोजीशन. वो ऊंचाई पे थे, वो हाइट्स पे थे, और हमारी फोर्सेस को उनको एविक्ट करना था. somebody sitting in the hilltop with all the weaponry, कि उसके पास सारी एम्यूनिशन है, आर्म्स हैं, और उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो सब कुछ देख सकता है. वो जो हाईवे पे जो ट्रैफिक है उसको भी देख सकता है, जो आर्मी कॉलम जो मूव कर रहे हैं उनको भी देख सकता है. तो ही इज़ इन ए सुपीरियर पोजीशन. तो आर्मी हैड टू प्ले मेजर रोल, बट देन एक सिचुएशन ऐसी आई कि एयरफोर्स को डिप्लॉय करना पड़ा. अब एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है उसका आप ये सोचिए, उसका एक एरिया ऑफ टर्निंग है. अब उसकी लोकेशन जो कारगिल जो था, उसकी लोकेशन ऐसी है कि वो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के लिए वो करेंगे तो वो आप पाकिस्तान की टेरिटरी में चले जाते हो, तो देन यू गेट देयर इज अ चांसेस ऑफ बीइंग शॉट डाउन. सेकेंडली, अब उसको एयरक्राफ्ट से पता नहीं है कि भी ये इंडियन सोल्जर्स हैं या पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं. तो इंडियन एयरफोर्स ने इतने सोफिस्टिकेटेड, इतनी प्लानिंग और प्रिसीजन के साथ में ऑपरेशंस किए कि दे हिट द बंकर्स. कार्पेट बॉम्बिंग करी, दे हिट द बंकर्स वेयर दिस पाकिस्तानी ट्रूप्स दे हैड हिट देमसेल्व्स. क्योंकि जब एयरफोर्स ऑपरेशन में आई तो वो बंकर्स में चले गए, जो उन्होंने बंकर्स बनाए हुए थे. तो एयरफोर्स हिट दोज बंकर्स, got them out of their hiding places, and that's how army could move forward and capture those heights. तो इंडियन एयरफोर्स का रोल उसको कारगिल हाइट्स को रिकैप्चर करने का बहुत इम्पोर्टेंट रहा. सर, अभी रिसेंटली भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की.
जब पुलवामा अटैक में भारत के इनोसेंट सोल्जर्स शहीद हुए, तब मुझे लगता है यह सच ही है कि हर भारतीय चाहता था कि बदला ले भारत उनसे, और इसलिए ये बालाकोट स्ट्राइक की गई। तो इसमें इंडियन एयरफोर्स ने कैसे उनका रोल निभाया और ये सक्सेसफुली ये स्ट्राइक की? देखिए, क्योंकि ये बहुत ताज़ा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी कंट्री में लाइक कि वॉर वेज करना है या डिफेंड करना है, इट्स ए पॉलिटिकल डिसीजन। और आर्म फोर्सेस पीस टाइम में भी वो इतनी तैयार रहती हैं कि अपने वॉर टाइम रोल के लिए, कि कल को हमें जब एक्चुअल सीनेरियो हो, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो वो निभा पाए। तो आर्म फोर्सेस के पास, एयरफोर्स के पास उन कैंप्स की जानकारी थी, इंटेलिजेंस थी, जो लॉन्चिंग पैड्स यूज किए जा रहे थे फॉर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मिलिटेंट्स इनटू आवर कंट्री। और ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है वो पीस टाइम में ही होती है। अब वो तीनों लाइक आर्मी के साथ मिलके और बाकी जो इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू जो एग्जैक्ट जो उनके हाइड आउट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए, उनको टारगेट करने का, उनको हिट करने का प्लान किया गया। और जिस प्रिसीजन से इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिन्होंने, और इतना स्विफ्टली वो ऑपरेशन किया बाय नाइट कि देयर वाज नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी ऑन आवर साइड। दे वेंट एंड दे फ्लू इनसाइड, दे हिट द टारगेट, द हाइड आउट जहाँ पे वो मिलिटेंट थे, एंड दे केम बैक। Yes. So it was one of the very well planned and very successful mission, very successful operation. जो मोदी जी के गाइडेंस, जो मोदी, आफ्टर ऑल इसका जो डिसीजन है वो मैंने वो, बट जो कमांडर्स हैं, जो एयरफोर्स कमांडर्स हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो जो डिसीजन लिया जाए वो उसको फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करें। तो जो डिसीजन सरकार ने लिया वो इंडियन एयरफोर्स ने बड़ा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। एंड इवन टुडे एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो द सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर ऑपरेशंस वो एक बहुत बड़ी एक प्रोफेशनलिज्म की मिसाल। बहुत गर्व होता बहुत है गर्व होता इसके बारे में सुन के, बात करके सर। बिल्कुल। यस सर, अभी वर्ल्ड में बहुत वॉर हो रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर है, इज़राइल और हमास में जो युद्ध है वो है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अलाइनमेंट्स किए हैं उसकी वजह से, इन सब चेंजेस की वजह से इंडियन एयरफोर्स पे क्या असर हुआ है? पिछले 3 साल जब से यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद में इज़राइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे बहुत सारे चेंजेस, जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स हुए हैं। अभी तक टिल 20th of January, जब तक ट्रंप नहीं आए, अमेरिका हैड बीन सपोर्टिंग यूक्रेन। अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन, उन्होंने जितने फंडिंग, वेपन्स, टेक्नोलॉजी, वो सब अवेलेबल था। बट जब डोनाल्ड ट्रंप ही टुक ऑफिस ऑन 20th of January, उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स अ टाइम टू चेंज, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी पड़ेंगी। तो उनका एक बड़ा वो है लाइक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। ठीक है। उसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी
नो लाइक एक यू नो वी हैव दैट मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यू नो द मेगा, तो उनका बड़ा दैट वाज द नो लाइक उनके इलेक्शन का एक मेन वो था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ये मैसेजिंग किया, पूरी अमेरिकन जनता को कहा कि देखो हम पिछले 50 साल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम जो ना बहुत सारा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो नो टू सपोर्ट द एलाइज मीन्स यूरोपियन यूनियन, जो कि उनको करना चाहिए। दे ऑल्सो डेवलप कंट्रीज, उनके पास अपनी इकोनॉमी है, तो वाई आर वी पेइंग फॉर देयर नेटो जो कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भी दे हैव टू फेंड फॉर देमसेल्व्स, अगर वो चाहते हैं कि यूएस उनको वो प्रोटेक्शन अम्ब्रेला दे तो दे हैव टू पे फॉर इट। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने कहा कि भी वन इज़ दैट यू नो लाइक बहुत सारे जो एड्स हैं, जो इंटरनेशनल एड्स हैं, उन्होंने बंद कर दिया। और उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बोला कि भाई आप यू पे फॉर योर कंट्रीब्यूशन। उसी तरफ उन्होंने बोला यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि ऑल अलोंग यू हैव बीन फाइटिंग ऑन आवर शोल्डर्स, और जिस तरह से चल रहा है उस तरह से आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इट्स बेटर दैट यू टॉक टू रशिया, और यूएस अब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इससे एक बड़ा एक अद्भुत स्थिति हो गई है, सिचुएशन हो गई है कि जिसमें कि अमेरिका हैज स्टार्टेड टॉकिंग टू रशिया अबाउट एंडिंग द वॉर। लाइक अमेरिका हैज स्पोकन टू इजराइल कि टू एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट एज सून एज पॉसिबल। एंड लाइक ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट इवेंट है अबाउट द, बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो उसमें दो चीज़ें उभर के आती हैं। एक तो ये है कि अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन, दे आर नो मोर लाइक ऑल वेदर फ्रेंड्स, दे आर एब्सोल्युटली ट्रांजैक्शनल उनका रिलेशन है। सेकेंडली, अमेरिका और रशिया, दे आर नो मोर only enemies, they can come together for their common good. तीसरी बात जो सबसे जो इंडिया की सिक्योरिटी अफेक्ट करती है कि अगर इंडिया और रशिया, अमेरिका और रशिया, if they have an understanding on certain global issues, तो they'll be able to counter China. चाइना बहुत बड़ा इमर्जिंग फोर्स है, तो उसके लिए अभी तक देयर वाज एन अलाइनमेंट बिटवीन रशिया एंड चाइना। तो अमेरिका वाज क्वाइट देयर वाज ए कंसर्न इवन इन अमेरिका कि हाउ डू यू हैंडल बोथ दीज कंट्रीज टुगेदर। सो द एंटायर फोकस इज ऑन री-इमेजिनिंग अमेरिका फॉर यूटिलाइजिंग लाइक अमेरिकन रिसोर्सेज टुवर्ड्स अमेरिकन गुड। Secondly, not to become the like the champion of the global order. They said कि we are the first. इंडिया को जो अफेक्ट करता है वो कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं इस सिनेरियो में कैसे इमर्ज होते हैं। Yes. तो उसके लिए इंडियन पॉलिसी ऑन ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंडिया ने जो अभी डिस्कशंस और नेगोशिएशन जो चाइना के साथ चल रहे हैं, they have been they're very sound diplomatic steps. So India is on a firm footing, and despite all the turbulences, इतने conflicts और इतने realignment के बावजूद इंडिया की पोजीशन, इंडिया विल बी ए विनर, इंडिया विल कम आउट स्ट्रॉन्गर, एंड हम अच्छे पेडेस्टल पे हैं Yes. टू हैंडल दिस क्राइसिस। Yes sir, yes sir, yes. सर अभी हम बात करते हैं एयर शो के बारे में जो 2024 के में हुआ, उसके बारे में आप हमें बताइए। ओके, आप फरीदाबाद में बैठे हैं। हाँ।
हर बेंगलोर साल में हुआ ना? हाँ नहीं, हर साल आप यहाँ पे सूरज कुंड मेला लगता है, यस। उसका क्या पर्पस होता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मैंने 2 साल में गई, लास्ट ईयर भी हम यहाँ थे, अभी भी गई। तो यहाँ पे हर जगह के लोग, आर्ट सब इकट्ठा होते हैं। यहाँ के सब जो एनसीआर के लोग हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है कि इतने अलग अलग आर्ट है, ये है। जो वो आर्टिस्ट होते हैं इधर उधर से आए हुए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है उनकी आर्ट को प्लेटफॉर्म देने के लिए, सेल करने के लिए। ये मुझे एज अ कॉमन पर्सन की नज़रों से देखा तो मुझे लगता है। तो जो एयर शो होता है वो उसी तरह का मेला है कि जो एविएशन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो कंट्रीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं एयरक्राफ्ट, वो वहाँ पे दे ऑल गेट टुगेदर। यस। एंड उसका जो वेन्यू है वो इस हिसाब से चेंज किया जाता है कि वो कभी बेंगलोर में होता है, कभी लखनऊ में होता है, कभी कहीं पे होता है, अलग अलग। इंडिया में ही होता है? हाँ, इंडिया में होता है। जो इंडिया में जो करते हैं, देयर इज वन इंडियन डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, IDO, ठीक है। तो वो करते हैं, वो बेसिकली जो ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं जो डिफेंस इंडस्ट्री के, एविएशन इंडस्ट्री के, उनको इनवाइट करते हैं कि आप यू कम एंड डिस्प्ले योर प्रोडक्ट्स। तो उससे 2 चीज़ होती हैं। एक तो ये है कि हमें अपनी मिलिट्री, अपनी एयर पावर को डिस्प्ले करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। यस। दूसरा ये है कि जो मैन्युफैक्चरर और जो वेंडर्स जो एयर फोर्स से रिलेटेड जो इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको मिलने का एक प्लेटफॉर्म है, उनको मार्केटिंग का एक सो देयर लॉट ऑफ लाइक एग्रीमेंट्स, देयर लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस, and there's a lot of display of the capabilities by each country, participating country. So Air Force has been doing, India has been doing it for years together, and it has given us tremendous results. एक आम आदमी को एक कॉन्फिडेंस आता है, एक आम नागरिक को, कि हमारे इंडियन एयर फोर्स इज़ वेरी कैपेबल। इट इज़ इसके जो इन्वेंट्री है, जो एयरक्राफ्ट हैं, क्यों वहाँ पे रोज़ एयर शो होते हैं, उसमें एरोबेटिक फॉर्मेशन फ्लाइंग होती है, एरोबेटिक डिस्प्ले होता है, एंड इफ यू सी एन एरोबेटिक डिस्प्ले, इट्स सो मेस्मराइजिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये जो है ना, ये दिस इज अ वे टू वन इज दैट टू डिस्प्ले योर मिलिट्री प्रोवेस, सेकेंड इज टू डू दैट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, डिफेंस कोलैबोरेशन विद अदर लाइक कंट्रीज, अदर कंपनीज, and thirdly to generate that kind of confidence. एक आम जनता को एक मैसेज आता है कि you are in safe hands. Yes, yes. So that is the purpose of air show. Yes, yes sir. सर ये सब बातें अगर पढ़ने लगे या कहीं से गूगल से इधर उधर से जानकारी मिलने के लिए ट्राई करें ना, तो ये इतना आसान नहीं होता है जितना कि आप हमें बता रहे हैं और हम सुन रहे हैं। और मतलब ये बहुत आसान होता है ये सब सब्जेक्ट्स समझने के लिए। तो ये जो पॉडकास्ट का इंडस्ट्री अभी बूम हुआ है, तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, इट्स सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म टू लर्न। और सर आज आप हमारे लिए, हमारे पॉडकास्ट के लिए यहाँ पे आए, हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। वाइंड अप करने से पहले हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दीज काइंड ऑफ एक्साइटिंग एक्टिविटीज। यस सर, यस सर। कि इंडियन एयर फोर्स लाइक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करता है, विच इज कॉल्ड फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन, अग्नि शक्ति या फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन। और वो जो हमारी एयरफोर्स रेंजेस हैं, वहाँ पे टारगेट्स इरेक्ट किए जाते हैं और मिशंस फ्लाई किए जाते हैं उन टारगेट्स के। हर एक उसको एक मिशन और टारगेट दिया जाता है, और जितने भी एयरक्राफ्ट वेदर इट्स ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर, बिकॉज ट्रांसपोर्ट का जो है ना लाइक रोल्स, आप सिर्फ फाइटर्स की बात करें, ट्रांसपोर्ट का, बिकॉज दे कैरी ट्रूप्स,
आपको अगर पैरा ड्रॉपिंग करनी है, कमांडो ऑपरेशन करना है, तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट विच कैन टेक ऑफ एंड लैंड एट द स्मॉलेस्ट ऑफ द काइंड ऑफ रनवेज. कोई स्लिदिंग ऑपरेशन करना है तो आपको यू नीड दैट हेलीकॉप्टर. या आपको वो जो कमांडोज वो करने हैं किसी वैली में या किसी छोटी जगह में, तो वहाँ पे यू नीड दोज हेलीकॉप्टर्स. तो वहाँ पे लाइव फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, वेर इन ईच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट दैट वी हैव इन इन्वेंट्री इज असाइंड अ मिशन and assigned a target, and they have to destroy the target, and which is absolutely authentic, और वो आपको वहाँ पे बैठे हुए नज़र आ जाता है. अच्छा, ये कहाँ पे होता है सर? ये जैसलमेर के पास में हमारी रेंज है, पोखरन. तो वहाँ पे जहाँ पे हमारा न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था पोखरन रेंज में, तो वहाँ पे आप कभी मौका मिले तो आपको ये 2 इवेंट ज़रूर देखनी चाहिए. Yes, sir. One is air show, which will you see that different kind of, aerobatics and air formations by like the teams come from all over the world, all over the world. And यहाँ पे हमारे इंडियन एयरफोर्स की जो एक्चुअल मिलिट्री जो वॉर टाइम जो कैपेबिलिटी है उसको डिस्प्ले करने का, और उसमें प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, तीनों सर्विस के चीफ होते हैं. दे सी इट. So and people see it, it's seen on the TV screens. So it's a very exciting thing. And जो लोग इस चीज़ की अवेयरनेस रखना चाहते हैं, एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको इस तरह के पॉडकास्ट के जरिए वो ट्रैक करना चाहिए कि कोई इवेंट कब आ रही है. तो आपने जो पॉडकास्ट वो किया, इट्स ओनली एन इंट्रोडक्टरी थिंग. एंड आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं वो बहुत इस चीज़ से उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी. तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया. एंड आई एम श्योर जो जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, उसके जरिए बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे देश प्रेमी लोगों को जानकारी मिली होगी कि एयरफोर्स में क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या वेपन सिस्टम है, ये स्वदेशीकरण क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या है, तो और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का क्या टारगेट है और क्या रोल है. यस सर, यस सर. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर.